नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। दिल्ली दौरे पर आज उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी हो सकती है मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की बड़ी घोषणा, विश्व वानिकी दिवस पर किया ऐलान। कॉर्बेट पार्क में महिलाएं कराएंगी पर्यटकों की सफारी। मई दिवस से सपा की उत्तराखंड में अखिलेश यात्रा, 18 अप्रैल को होगी कार्यकारिणी की बैठक। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तय। हेमकुंड साहिब में आस्था पथ पर जमी 6 फीट बर्फ, ग्लेशियर के बीच से होकर गुजरेंगे तीर्थयात्री। 10 मई को खोले जाएंगे कपाट। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता, 4 गुना बढ़ाई गई है कोरोना जांच। 9 राज्यों पर रहेगी विशेष नजर। उत्तराखंड में आज और कल बर्फबारी के आसार, मैदानी क्षेत्रों में चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, आज और कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार बढ़ेगी फिर से ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में आज हो सकती है बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में आज हो सकती है बर्फबारी। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने फिर से करवट बदली है और उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित मारगुना रिजॉर्ट में पहुंचे, जहां उनके द्वारा लिखी पुस्तक खाकी में इंसान पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाकी में भी इंसान ही होते हैं। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया गया है कि पुलिस और आम जनता का आपस में किस प्रकार से संवेदनशील भाव होना चाहिए। तो इन तीनों जो अधिकार दिए गए हैं वो लोगों की या परेशानी या किसी प्रकार के दुख से ही इंसान पुलिस को अप्रोच करता है और कराई नहीं होता। तब वो पूरा एक जिला था। लोगों ने और कुछ आश्रम वालों ने मिलकर के जो मेरी पुस्तक है खाकी में इंसान, उस पर चर्चा रखी थी। बड़ी सार्थक चर्चा हुई और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों पे, विषयों पर चर्चा हुई। पुलिस में कैसे संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, कैसे पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग की जाए और क्या पुलिस में किस तरह के सुधारों की ज़रूरत है, उस सब पे बड़ी सार्थक चर्चा हुई। उत्तराखंड क्रांति दल डोईवाला विधानसभा में लगातार हर वो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें लोगों की भागीदारी हो और आपसी सौहार्द बना रहे। यूकेडी के डोईवाला में सक्रिय होने से अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल बढ़ गई है। यूकेडी ने डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र भनियावाला में होली मिलन कार्यक्रम आयोजन किया। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की और जमकर होली खेली। होली के गीतों पर खूब थिरके भी। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र क्षेत्रीय दल है जो पहाड़ और मैदान के भेद को मिटाकर समान गति से सबके विकास के लिए काम कर रहा है। इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं क्योंकि दिल्ली से संचालित होने वाली उत्तराखंड की सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आप हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरों पे पढ़ सकते हो, ये खुशियों के रंग आज आप जनता के चेहरों पे पढ़ सकते हो। सब लोग उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति, क्षेत्रीय ताकत के प्रति, क्षेत्रीय दल के प्रति इतनी उत्साहित है। उनको भी लगता है कि हाँ, इस बार उत्तराखंड क्रांति दल में जोश ने, उत्साह ने, जोश के साथ है और जनता भी इस बार नए जुनून और नए जिद के साथ है। डोईवाला विधानसभा के बालावाला में पहाड़, पहाड़ी और पहाड़ की संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनू पहाड़ अपनी संस्कृति कार्यक्रम में जहां गीत, संगीत और कल्चर देखने को मिला। बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत भी की। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण पुरोहित, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भंडारी के साथ ही डोईवाला के कांग्रेस नेत्री श्रीमती हेमा पुरोहित ने इस महा आयोजन को गढ़वाल की संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू
करने के लिए आयोजित बताया, तो वहीं गढ़वाली लोक बाल कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम अपने पहाड़ों की संस्कृति के मन से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो पलायन हुआ है, पहाड़ खाली हो चुके हैं, तो हम लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखें और जो पहाड़ में लोग बसते हैं उनके लिए यहाँ पे जो संपन्न लोग हैं वो कुछ ना कुछ करें। हमारे मकसद से कि पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है वो जिंदा रहो, जगी भी रहो, जनी भी रहो, सुखी रहो। हमारा दाना शाना भाई बन ये बोला जो अपने पहाड़ों की संस्कृति की जो हमने एक संस्था बनाई है, ये हमें पहाड़ के, चाहे वो पौड़ी गढ़वा लो, चाहे टिहरी गढ़वा लो, चाहे चमोली गढ़वा लो, चाहे कुमाऊं गढ़वा लो, हमने एक मंच पे इनको इकट्ठा करने का काम किया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 98,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर भी बेहतर है। आपको बता दें कि प्रदेश में 96.5% की दर से मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक राहत बड़ी खबर है। इसी के चलते आज राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कोरोना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद है, जिसके तहत उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर नरेश बंसल ने लोगों से अपील कर जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं, देखिए, मैं सबको बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और सभी कहते हैं कि कोरोना कम हुआ है लेकिन गया नहीं। इसलिए लापरवाही नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी पूर्वक वैक्सीनेशन का काम भी चलता रहे, लेकिन जो सावधानी है वो मनुष्य के अपने करने की है। और उसमें 3 ही चीज़ें मुख्य रूप से हैं: मास्क का प्रयोग करना, उचित दूरी बनाकर रखना और बार बार अपने हाथों को धोना, सैनिटाइज करना। खबर रुड़की से है। रुड़की के ढनेना में चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस को जनहित से जुड़े मुद्दे भी याद आने लगे हैं। मुद्दे भी ऐसे जिन्हें कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान धरातल पर उतार सकती थी, लेकिन सत्ता में रहते हुए अक्सर सरकार ये मुद्दे भूल जाती है। ऐसा सुना गया है कि जो कहीं न कहीं जमीनी हकीकत भी है। अब चुनाव नजदीक आए हैं तो कांग्रेस जनहित के मुद्दे को उठाकर प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने वन अधिकार आंदोलन से संबंध में ढंढेरा में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने सरकार से 9 बिंदुओं पर अमल करने की मांग की है। किशोर उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। पर जो जंगलों में रहने वाले, जंगलों के नज़दीक रहने वाले और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए किशोर उपाध्याय जी ने मुहिम चलाई है। हम सोनिया जी ने इस मुहिम को कानून बना करके गति दी थी और किशोर उपाध्याय जी इस मुहिम को लेकर के उत्तराखंड में चल रहे हैं। मैं भी उनका साथ देने, बधाई देने आया हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है, जो उत्तराखंड के लोगों का नहीं, जो जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, जो जिनका जीवन जंगलों पर आधारित था, आपने उनका अधिकार जो है, उनका जीवन छीन लिया उनसे, उसको वापस किया जाए। जो 2006 का यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वनाधिकार जो एक्ट है, उसको इस प्रदेश में लागू किया जाए। और अगली खबर रुड़की से है, जहां कार्यक्रम के दौरान रुड़की के ढंढेरा पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले 4 दिन पहले मीडिया कर्मियों पर कवरेज के दौरान हुए हमले पर उत्तराखंड पुलिस और सरकार पर कटाक्ष करते हुए मीडिया कर्मियों पर हमले के जो आरोपी हैं अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए, तो पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। इसके लिए डीजीपी से बात करेंगे। उत्तराखंड में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी चौथे स्तंभ पर हमला करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त उत्तराखंड की पुलिस कितनी सुस्त है। डीजीपी साहब से बात करूंगा और ऐसी गुंडागर्दी नहीं चल सकती।
जो ही लोग हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा राज्य का परम कर्तव्य। खबर डोईवाला से है। कांग्रेस को एकजुट कर संगठन को मजबूत करने में कांग्रेसी नेता जुट गए हैं। आज तमाम महिलाओं सहित कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। आशीर्वाद वाटिका डोईवाला में कांग्रेस का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस के डोईवाला विधानसभा प्रभारी के साथ जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी, मोहित उनियाल, सागर मनवाल के साथ तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, आज काफ़ी महिलाओं ने और काफ़ी पुरुषों ने जो है कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हुए कांग्रेस की संस्था ज्वाइन की है और आज ये छोटे स्केल पर है। आने वाले समय में बहुत बड़े स्केल पर ये कार्यक्रम होगा और जो 2022 का चुनाव है उसकी हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में अब आप देखेंगे हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आज जल शक्ति अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीडियम से ये केवल एक योजना का श्री गणेश नहीं, एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय में हम देश में ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब 2019 में एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की परिकल्पना इस देश को दी थी। देश के 256 जिले, जो जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है, ऐसे वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। और जल शक्ति अभियान के माध्यम से उस समय जिस तरह से जो काम हुआ, उसके माध्यम से हजारों से हजार परियोजनाएं ऐसे छोटे छोटे जो पानी को संचय करने की संरचनाएं, उन अवसंरचनाओं का विकास हुआ या उनका पुनरुद्धार हुआ। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए, लगभग 2,73,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की ऐसी संरचनाओं को विकसित किया गया। और इस जल शक्ति अभियान की अपार सफलता के बाद गत वर्ष, क्योंकि पेंडेमिक की अवस्था थी, हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के बावजूद देश की सरकार और राज्य के सरकार के विभिन्न संस्थानों में विद इन द कैंपस हमने वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स पर काम किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए 700 जिलों तक ले जाना, देश के सभी जिलों तक ले जाना, ऐसा सुनिश्चित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब पिछले अपने मन की बात कार्यक्रम में फरवरी में जब देश को संबोधित करते हुए इस विषय को देश के सामने रखा था, और आपने इसकी थीम के बारे में जो उल्लेख किया कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी बरसात की एक बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे हम उसे संचय करें, संचित बूंद का उचित संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को पुनः चक्रित करके उसे शुद्ध करके वापस से उपयोग करें, बार बार उपयोग करें। आपका ये मंत्र निश्चित रूप से देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 624 जिलों में जो हमने इस कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था, उस जागरूकता अभियान में जिसमें नेहरू युवा केंद्र हमारे साथ में जुड़ा था, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे साथ में जुड़ी थी, 1,20,00,000 लोगों ने जो है इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमें इस अवसर पर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो सारे देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जो इस कार्यक्रम को साक्षात आपके मार्गदर्शन को देख का लाभ लेने का जिनको अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से आज आपके कार्यक्रम के बाद में जो जल सभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में जहां जल के विषय को लेकर के चिंता होगी, चर्चा होगी, प्लानिंग होगी और उसके अनुरूप उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक जन सहभागिता से बनी एक जल क्रांति का सूत्रपात होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं।
आपको समय देने के लिए, सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो इस केन बेतवा लिंक को जोड़ने की जो परियोजना है, इसको दिखाने के लिए हमने एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई है। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उस लघु फिल्म को हम जब सबके लिए चित्रित कर सकें। धन्यवाद, सबका आभार, अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। और अब जैसा कि आपने अनुमति मांगी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर बना ये एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। वाकई विकास की इमारत हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नींव का पत्थर भी देख सकें। और आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात कर सकें जो आगे चलकर हम सभी के लिए नींव का पत्थर बनकर विकास की इमारत बनाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। धन्यवाद महोदय। अब इसके साथ ही
हम सभी लोग जिस चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब वर्षा की एक एक बूंद संरक्षित की जाएगी तो जो हमारा कल है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके और भारत के हर नागरिक को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और इस दूरदृष्टि को संपूर्ण करने हेतु 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में जल संरक्षण के प्रति अटूट जागरूकता आई और इस दिशा में सफलतापूर्वक कई कार्य किए गए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में सुधार, वृक्षारोपण इत्यादि। साथ ही हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में इस बार भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है ताकि जन भागीदारी के साथ ये जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। जिस प्रकार एक एक बूंद से सागर भरता है, उस प्रकार एक एक बूंद से खाली भी होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दिया खुद जलाकर अंधेरे को रोशन कर देना है ताकि अंधेरे का कोई भी कण हम लोगों को छू ना सके। इसके साथ ही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी कि आज हमारे साथ कुछ सरपंच और पूर्व सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी उन सरपंचों और पूर्व सरपंचों से कि जिन्होंने जल प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया है वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अनुभवों से हमें दो चीज़ सीखने को मिलती हैं। एक, हम क्या अच्छा कर रहे हैं जिसे और आगे लेके जाना है, और दो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमें और काम करना है ताकि हम लोग हर तरीके से विकास को गतिशील कर सकें। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री संतोष बाला साहेब कुंभारकर जी से, जो कि सरपंच हैं उदाचीवाड़ी पुरंदर तालुका पुणे महाराष्ट्र से। आपसे मैं अनुरोध करूँगी कि आप कृपा करके अपने अनुभव साझा करें। नमस्कार संतोष जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी, सम्माननीय हाँ बोलो। आप तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने पानी को प्राथमिकता दी, आपने लोगों को जगाया, लोगों को दौड़ाया और बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके विचार सुनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, पूरा देश आपका विचार सुनना चाहता है, आपका अनुभव सुनना चाहता है। तो बताइए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, इन सब का मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमको शामिल किया। जल शक्ति अभियान के पहले हमारे गांव में बारिश कम थी, पानी कम था, गांव में पानी का टैंकर आता था पीने के लिए। जल शक्ति अभियान में नए नए स्ट्रक्चर बने, जैसे कि सीसीटी, डीप सीसीटी, शेततळे हो गए, और जो हमारा
तालाब है उसका दुरुस्ती हो गया। बारिश आगे जाके बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे जो पानी का स्रोत है वो बढ़ गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया और हमारी पुरानी पीक पद्धति थी जवार बाजरी, उसमें बदल हो गए, शुगर केन जैसे पीक पद्धति आ गई। उससे हमारे और पानी का वाटर टैंकर बंद हो गया अभी इस साल हमारे गांव का, और हमारे आगे जाके वाटर हार्वेस्ट और आर्थिक जीवनमान हमारा ऊंचा होने लगा है अभी। और हमने खाली इस काम से खेती किस चीज की होती है संतोष जी? हाँ, ज्यादा खेती किस बात की होती है? हमारे इधर ज़्यादा खेती पहले धान की होती थी, अभी हमारे इधर फ्रूट होने हैं, अंजीर सीताफल जैसे फ्रूट लगे हैं, शुगर केन लगे हैं। अगर शुगर केन लगाओगे तो फिर तो पानी बहुत लगेगा। हाँ, पानी हो गया है सर जी इस साल तक। देखिए संतोष जी, देखिए यही गलती कर दी आपने, इतनी मेहनत की, इतना पानी बचाया, और अगर शुगर केन की खेती में चले जाएंगे तो शुगर केन को तो बहुत पानी लगता है, तो बाकी किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने शुगर केन में स्प्रिंकलर का या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं? हाँ, वही तो अभी हमने ड्रिप लगाए, स्प्रिंकलर लगाए शुगर केन की खेती में। प्याज की खेती भी हमारे इधर और फ्रूट की खेती भी बढ़ गई है। देखिए हमारे किसानों के मन में एक धारणा बन गई है कि शुगर केन की खेती जब तक लबालब पानी नहीं भरा है तब तो होती नहीं है। ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। जैसे पानी बचाने का अभियान आपने किया है, वैसे ही पानी उपयोग करने का भी अभियान करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी उपयोग करने की, खेती में भी जरूरत नहीं है। बूंद बूंद पानी से बहुत कुछ होता है। तो आप इसको, इधर ड्रिप का प्रमाण ज्यादा है सर जी। हाँ, तो आप सिखाओगे लोगों को? हाँ। चलिए संतोष जी, आपको सुनकर के बहुत संतोष हुआ। मेरी तरफ से आपको भी बधाई और आपके क्षेत्र के लोगों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए महिलाओं का उसमें एक सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस कार्य को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकें। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्रीमती विद्या बेन से, जो कि सरपंच हैं पटदी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ बांटें। विद्या बेन नमस्ते। स्टेज पर सभी महोदयों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। और साथ साथ जल शक्ति अभियान के मंत्रालय के मंत्री जी और राज्य कक्षा के मंत्रालय के मंत्री जी का मैं आभार मानती हूँ। 2016 से मैं सरपंच का पद संभाल रही हूँ। तब से पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, और जब गर्मियों के दिन आते थे तब पानी का बहुत दिक्कत होती थी। तब गांव में एक ही हैंडपंप था जहाँ से हम सभी महिलाएं पानी लेने के लिए जाते थे। तब घंटा 2 घंटा हमको रुकना पड़ता था, और उस महिलाओं में से हम भी एक। और इसी को देखकर हमने गांव में सभी लोगों को साथ मिलकर सोचा कि हमें पानी का संचय करना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए। इसीलिए हमने पानी की सगवड़ बढ़ाने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आज सीएम को जाना था दिल्ली। उत्तराखंड के सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होम आइसोलेट रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आज सीएम को दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले ही कोरोना की रिपोर्ट आई है, जो कि पॉजिटिव आई है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।